रीच करते रहें। उसका जो माध्यम आपने बताया उसको आगे जाइए। बहुत बहुत ही सार्थक शब्द हम लोगों का उत्साहवर्धन किया। ऐसे में हम लोग इस विद्यालय समय से पहुंचूंगा तो एक उपलब्धि होगी। अध्यापक बंधु यहाँ बैठे, ये मन बना लीजिए, कोई खर्चा नहीं होगा, आपको वेतन मिलता है मिलेगा। सिर्फ मन ये बना लिए विदिन बजने के विदिन मिनट मैं अपनी कक्षा में पहुंचूंगा। कोई खर्चा तो नहीं हुआ, लेकिन आप अपनी कक्षा में पहुंचे और आपने 2 मिनट बचाए और 2 मिनट बचाकर बच्चों को कुछ दे दिया, तो ये आपकी उपलब्धि है। मित्रों, अपने इतिहास के पन्नों में अगर हम कुछ देख लें तो आर्किमिडीज के पास कोई प्रयोगशाला नहीं थी, न्यूटन के पास ये अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं थी, और अपने देश को दैविक विमान बनाया, राष्ट्र बनाया, और भौतिक विज्ञान को आर्किमिडीज ने मुख्य सिद्धांत दिया, जो अटल सिद्धांत है, विश्व की लोग से स्वीकार। मित्रों, इतना ही नहीं, हमारे देश के वैज्ञानिक जिन्होंने बिना किसी लेबोरेटरी के इस तरह की चीजें तैयार की है जिनका कोई अटूट प्रमाण, जिसका कोई साधन नहीं है। मैं सरगुजा के उन कारीगरों की बात कह दूं जिन्होंने लोहे की तोपें तैयार की। आज इस वजह से स्टील की बात होती है, उन लोगों ने अपनी कारीगरी से इस तरह की तोप तैयार की कि जिन पर कभी कोई जंग नहीं आई। आज इस वजह से स्टील आया और इस वजह से स्टील में भी जंग आ सकती है। लेकिन हमारे यहाँ के जो कारीगर थे, उन कारीगरों का कोई प्रमाण नहीं। मित्रों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय सीडीओ साहब ने हम लोगों को निर्देशित किया है। सर, आपका इंट्रोडक्शन? ब्रजेश कुमार, शिक्षक, श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज इंटर। आज यहाँ प्रशिक्षण किया है, आपने पूरा सहभाग किया है, सहभागिता की है, पूरा आप ही के अधीन था। क्या कहेंगे इस बारे में और किस तरह का रहा? सर, सरकार की एक मंशा है कि शिक्षक अगर चाहे तो वह शून्य निवेश नवाचार के द्वारा विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त करा करके उनको उच्चतम शिखर पर पहुंचा सकता है। कि अगर हम एक शब्दों में कहें तो ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। तो सभी शिक्षकों ने किस प्रकार से हम नवाचार के माध्यम से, नई नई विधियों के माध्यम से हम बच्चों को ज्ञानार्जित करके उनके ज्ञान वर्धन को बढ़ाने का कार्य करें। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं उनको सहायक सामग्री प्रदान करके, और जो सहायक सामग्री होती है हमारे, उनके माध्यम से हम बच्चों को ज्ञानार्जित करा सके, उनको उनके उच्चतम शिखर तक ले जा सके। कुछ शिक्षकों ने तो ये बताया कि हमने स्वयं पहले इसका अध्ययन किया है, फिर हम इसको, चाहे वो पंचतंत्र की बात हो, पाचन तंत्र की बात हो, या फिर हिंदी व्याकरण की बात हो, संस्कृत व्याकरण की बात हो, कितने टीचर तो पाइथागोरस प्रमेय के चित्र बना करके लाए थे। विभिन्न प्रकार के मॉडल आपने देखा ही होगा, जिसके माध्यम से वह यह संदेश देने का प्रयास कर रहे थे कि क्षण भर संग सुनार करके कोई गहने नहीं बना सकता। अभी जो पढ़ने आया है वह क्या पाठ पढ़ाएगा, शिक्षा पूरी करके ही तो औरों को समझाएगा। जौ गंगा में गिर गंदला जल, गंगा जल कहलाता है। तो इसके माध्यम से वह अपने जो मॉडल लाए थे उसकी व्याख्या कर रहे थे, बता रहे थे। यहाँ सीडीओ साहब आए थे, मुख्य विकास अधिकारी श्री अवधेश कुमार वाजपेयी जी, डीआईएस सर श्री डॉक्टर इंद्रजीत, जो हम शिक्षा जगत के एटा जनपद के श्रेष्ठ अधिकारी हैं, वह भी बहुत प्रसन्न हुए। मुख्य विकास अधिकारी भी, यहाँ पर उपस्थित जितने भी शिक्षक थे, सबकी भूरी भूरी प्रशंसा की। सर, क्या लगता है आपको विद्यार्थियों को किस तरह से इसका फ़ायदा हो सकता है और क्या फ़ायदा ले रहे हैं? विद्यार्थियों को इससे लर्निंग में फ़ायदा होगा,
क्योंकि जब हम सीखते हैं, जब हम सीखेंगे ही नहीं तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें सीखने की ज़रूरत है। जब हम सीखेंगे तभी हम दूसरे को सिखा पाएंगे। शिक्षक का कर्तव्य होता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती है। हमें कभी जो है यह नहीं मान करके बैठना चाहिए कि मैं सर्वज्ञ हो गया हूँ। जिस दिन शिक्षक यह मान लेता है कि मैं सर्वज्ञ हो गया हूँ, उसी दिन शिक्षा और शिक्षक दोनों का पतन प्रारंभ हो जाता है। सर कितने शिक्षकों ने प्रतिभाग किया, कितने विद्यालयों से? लगभग हमारे राजकीय विद्यालय 25 हैं, 25, और उस किसी विद्यालय से 3, किसी विद्यालय से 2, किसी विद्यालय से 1 टीचर ने प्रतिभाग किया है। और उत्कृष्टतम शिक्षक को ही यहाँ पर अपने विद्यालय से आमंत्रण मिला है, भेजा गया है उन्हें कि वो अपनी जा कर के अपने विद्यालय की जो गरिमा है उसको जिला स्तर पर जा कर के बढ़ाएं, जिससे कि उनके विद्यालय का और उनका दोनों का मान सम्मान बढ़े। ये वर्ष में एक बार होता है या होते रहते हैं इस तरह के नहीं, प्रदर्शन? वर्ष में एक बार नहीं होता है, कई प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ये जिले स्तर का प्रोग्राम था। छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहते हैं, समग्र शिक्षा के माध्यम से जागरूक करने का बच्चों का प्रयास होता है। लेकिन अब की बार ये समग्र रूप से करने का ये प्रयास किया गया कि सभी विद्यालय के टीचरों को बुला करके यह देखा जाए कि कौन उच्चतम है, कौन किससे हम और सीख करके अन्य विद्यालयों को उनसे प्रेरणा लेने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। कि आप अपने यहाँ जैसे विद्यालय में बच्चों को तैयार करिए, नीट क्वालिफाइड करें, तो इंटरमीडिएट से बड़ी कोई कक्षा नहीं है पढ़ने के लिए, और बच्चे में उत्साह पढ़ने क्लासिकल एजुकेशन के लिए बच्चे को तैयार करें, तो अवश्य ही एकता जनपद का सौभाग्य होगा। सौभाग्य में उन बच्चों को अगर हम तैयार करेंगे, हमारे लिए आप संतुष्टि का समय होगा कि हमारा पढ़े हुए बच्चे नीट क्वालिफाइड करेंगे या अन्य किसी क्वालिफिकेशन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, चाहे इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे किसी और लाइन में जाए। उनका बेस हमारे विद्यार्थी माननीय अध्यापक जो आज इस प्रदर्शनी में बता रहे हैं, ये सब मिलकर अपने जनपद का विकास कर सकते हैं। मैं माननीय सीडीओ साहब को आश्वासन दिला रहा हूँ कि जनपद का बड़ा विद्यालय है और यहाँ स्टाफ भी सबसे ज़्यादा है। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इस तरह की कक्षाएं करके बच्चों को एक संगठित कक्षा के माध्यम से उन्हें इस तरह का कोर्स कराएं जिससे वो आगे निकले। मैं यहाँ बताए हुए GIC, GTIC और दूरदराज के भी सभी अध्यापक जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए हैं, उन सभी को हृदय की गहराई से साधुवाद देते हुए अधीक्षक मंत्री जी के आने के कारण की अगवानी में गए हुए हैं। यहाँ सभी विद्यालय के अध्यापक माननीय सीडीओ साहब का पुनः हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करना हूँ। धन्यवाद। मुझे भी कुछ शौक लगा, मैंने ये फाइल तैयार की। तो मैंने ये फाइल तैयार की तो जीरो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन, जिसका आज प्रोजेक्ट हो रहा है और प्रोजेक्ट की तैयारी भी है और सब व्याख्यान के माध्यम से जानकारी दी जाए। मित्रों, यहाँ बैठे हुए सभी अध्यापक बंधु ये ध्यान दें कि बिना खर्चे के हम बच्चे को क्या दे सकते हैं। सबसे पहले उसका आचरण क्या है। आपने अपने जीवन में बच्चे को समय से विद्यालय बुलाने की तैयारी कर ली। मैडम आपका नाम? मैं डॉक्टर मंजू यादव। कहाँ से आप? असिस्टेंट टीचर GGIC एटा से। आज आप गांधी स्मारक इंटर कॉलेज आई हुई है, क्या कारण है, क्यों आई हैं? सर यहाँ पे आज पूरे
जिला स्तर की विज्ञान TLM प्रदर्शनी, जिसमें शिक्षक अपने अपने शिक्षण सामग्री का प्रदर्शन करने वाले हैं। और आज मैंने यहाँ पर जो शिक्षण सामग्री बनाई है वो ह्यूमन बॉडी फिजियोलॉजी है। इसके अंतर्गत मैंने पूरी एक मनुष्य के फूड का मतलब सिस्टम दिखाया है कि वो कहाँ से भोजन को लेता है, उसके बाद आगे आगे क्या क्या प्रोसेस होता है। मैडम बताएंगे जरा कैसे कैसे? जी सर, यहाँ पे मैंने जो ह्यूमन का एक TLM दिया है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 सिस्टम कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले एक तो मुख का सिस्टम, जैसे खाना खाते हैं। दूसरा जो मुख द्वार है वो नासा द्वार है, जहाँ से हम सांस लेते हैं। यहाँ से जो नासा द्वार है वहाँ से जो सांस लेते हैं, यहाँ पे 2 नलियाँ जाती है, एक तो भोजन नली और एक श्वसन नली। श्वसन नली जो होती है वो भोजन नली के ऊपर होती है और भोजन नली उसके नीचे होती है। नासिका मार्ग से जो श्वसन जाती है वो ऑक्सीजन उसमें तब मिक्स नहीं होती है ब्लड के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि वो जो सांस होती है वो हमारे लंग्स में जाती है, यानी फेफड़ों में जाती है। वहाँ से जो ब्लड ऑक्सीजन होती है फेफड़ों के अंदर, वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के वो हार्ट के अंदर पहुँचती है। और हार्ट वहाँ से उस ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन जो ब्लड होता है उसे पूरे बॉडी के पार्ट में यानी ब्रेन तक पंप करता है। इसके बाद जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस से हार्ट के पास आता है। और जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये अनऑक्सीकृत ब्लड है, जो फिल्टर होने के लिए फिर से किडनी के पास चला जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे किडनी को इसमें शो न करके यहाँ पे शो किया है, इससे क्योंकि पूरे बॉडी में ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है वो किडनी का वर्क होता है। यहाँ पे जो 2 किडनी होती है वो इस तरह से मैंने TLM के माध्यम से दिखाई है। इसमें एक आर्टरीज है, एक वेन्स। आर्टरीज में जो अनफिल्टर्ड ब्लड होता है वो आता है और फिल्टर्ड ब्लड होता है वो रीनल वेन्स के द्वारा फिल्टर्ड आउट होता है। इसके बाद यहाँ पे एक यूरिथ्रा की 2 नलियाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पे जितना भी हम पानी पीते हैं यानी जो तरल होता है वो यूरिथ्रा के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाते हैं, जहाँ से उत्सर्जन के द्वारा वो आउट हो जाता है। सर आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज पलावन में सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक हूँ। आज आप गांधी स्मारक इंटर कॉलेज आए हो, तो क्या कारण है और क्यों आए हैं? सर बच्चों को जो है TLM के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आज जो है यहाँ पर कार्यक्रम किया गया। उसी सिलसिले में हम लोग TLM बना के ले आए हैं। तो क्या है, कैसे समझाएंगे आप उनके मौलिक अधिकार? जी ऐसा है सर, TLM के माध्यम से बच्चे जो है अपने मौलिक अधिकारों को जान सकते हैं। समानता का अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार है, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब तक बच्चे अपने मौलिक अधिकारों को नहीं जान पाएंगे तब तक अपना विकास नहीं कर सकते। तो स्वतंत्रता अधिकार क्या होते हैं? स्वतंत्रता है जैसे हमें बोलने की आज़ादी है सर, कहीं भी हम आवागमन कर सकते हैं, कहीं बच सकते हैं। ये सब स्वतंत्रता कई प्रकार के 7 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें दी गई सर। तो कहीं हम बच सकते हैं, भारत के किसी भी क्षेत्र में बच सकते हैं और हमें बोलने की आज़ादी है। आप अपने बच्चों को किस हिसाब से समझाएंगे कि वो क्या कर सकते हैं और कैसे बच सकते हैं? जब तक सर बच्चे अपने मौलिक अधिकारों के विषय में नहीं जान पाएंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए वो बच्चों को ये ज्ञान जरूरी होना है कि मौलिक अधिकार के बारे में क्या कैसे, जब तक नहीं जागरूक होंगे तब तक नहीं आगे बढ़ सकते। मैडम आपका नाम और कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम कविता सिंह है। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज इसौली में कार्यरत हूँ। सर आज मैंने जो बनाया है ये भारतीय संसद बनाया है, जो हमारा अभी नया भारतीय संसद है, क्योंकि उसका ग्रीन थीम है, उसको देखते हुए मैंने बनाया। और नागरिक शास्त्र इंटरनेट सर ये जो विषय है, बच्चों का इंटरेस्ट सर नागरिक शास्त्र में कम हो जाता है आगे चल के, और बच्चों को अपनी कार्यपालिका और अपनी सर न्यायपालिका इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन होता है। व्यवस्थापिका क्या है, सत्ता पार्टी क्या होती है, विपक्ष पार्टी क्या होती है, राष्ट्रपति क्या है, कैसे कार्य करता है, चुनाव कैसे होते हैं। तो उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए बेसिकली मैंने ये भारतीय संसद बनाया, जिसके अंतर्गत मैं बच्चों को ये आसानी से समझा सकती हूँ कि संसद में 3 भाग होते हैं। जो एक होता है लोकसभा। मैडम जरा बताएंगे डिटेल में कि कौन सा संसद में 3 भाग कौन कौन से और क्या होता है? जी सर, संसद में 3 भाग होते हैं। एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा और राष्ट्रपति इसका एक अभिन्न अंग है। लेकिन सर राष्ट्रपति हमारा संसद में नहीं बैठता है, लेकिन ये जो बैठक उसके बुलाने के जो बुलाते हैं वो राष्ट्रपति ही बुलाता है। फिर इसमें सत्ता पार्टी
कैसे कार्य करती है, विपक्ष पार्टी किस तरीके से कार्य करती है, और जो हमारा कानून पारित होता है वो किस तरीके से कार्य करता है, अध्यक्ष कहाँ बैठता है और किस तरीके से अध्यक्ष इन सब चीज़ों की सुनवाई होती है, कैसे अनुच्छेद, कैसे हमारे आर्टिकल्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम ये संसद, भारतीय संसद बना के ये बच्चों को आसानी से इसे समझा सकें, ताकि ये विषय और ये जो प्रकरण है बच्चों, जैसे आप अपने बच्चों को समझाना चाहती हैं तो इनसे बच्चों को लाभ क्या होगा मैडम? सर इससे बच्चों को आगे चल के, क्योंकि सर हम सबसे ज़्यादा ये होता है कि मैथ और साइंस बच्चों को अच्छे समझ में आता है, क्योंकि सर ये कॉन्सेप्ट है, ये बच्चों को थ्योरी लगती है, बच्चों को लगता है कि रटना है, लेकिन अब हमने अपनी शिक्षा पद्धति को क्योंकि नई प्रणाली लानी है, नवाचार लाना है, तो हमें रटना नहीं है, और आगे चल के क्योंकि सर हम देश के एक अच्छे नागरिक बन सके, उसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी सरकारें किस तरीके से कार्य करती हैं, क्योंकि सर ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। मैडम आपका नाम क्या है और कहाँ से है मैडम? मैं शिखा जैन हूँ और मैं GGIC एटा से हूँ। मैडम आज गांधी स्मारक इंटर कॉलेज आई हुई तो क्या कारण रहा है? ये यहाँ पर TLM की डिस्ट्रिक्ट लेवल की एग्जीबिशन है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। TLM ये एक तरह का ये टीचर लर्निंग मटेरियल होता है, जिससे हम बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से कोई भी टॉपिक समझा सकते हैं। जैसे मैंने ये बनाया है टेंस, जैसे आप जानते हैं कि इंग्लिश से तो बच्चे वैसे ही बहुत डरते हैं, तो इसके थ्रू हम उन्हें बता सकते हैं कि टेंस कितने तरह क्या टेंस क्या होता है, कितने तरह के टेंसेज होते हैं, फिर उसमें कि कितने तरह के सब पार्ट्स होते हैं, और हर एक टेंस को बनाने के लिए फॉर्मूलेज भी दिए हुए हैं, जिससे बच्चे बहुत अच्छे से। मैडम अगर आपको समझाने का बच्चों को मौका मिले तो आप इसके माध्यम से कैसे बच्चों को समझाएंगी कि टेंस के बारे में, जिनको बच्चों को आसानी से समझ आ जाए? देखिए ये जो टेंस का चार्ट है, 3 तरह के टेंसेज होते हैं आपका, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पहले तो सिंपल यही बताएंगे बच्चों को, उसके बाद हर टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करेंगे कि इसमें क्या होता है। तो इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ आते हैं, जैसे जो सब जगह जो सच्चाई। मैडम ये तो होता है, मैडम ये होता क्या है मैडम कि बच्चों को जो जल्दी समझ में आ सके, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो उस हिसाब से आप कैसे चाहेंगे कि बच्चे फॉर्मूलाज दिए हुए, हर सेंटेंस कोई भी शुरू होता है सब्जेक्ट से शुरू होता है, फिर उसमें वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बच्चों को बताएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SOES आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फिर बच्चों से हम कहेंगे कि आप इस पे एग्जाम्पल क्रिएट करें, बच्चों से ही पूछेंगे, तो बच्चा जब बताएगा, अगर वो सही बताता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताता है तो उसको फिर हम ब्लैक बोर्ड पर लेके। मैडम आपका नाम क्या है और कहाँ से है मैडम? मेरा नाम रूपाली सिंगल है। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज जेएसवी में रसायन विज्ञान की प्रवक्ता हूँ। आज आप गांधी स्मारक इंटर कॉलेज आई हैं तो क्या कारण है और क्यों आना पड़ा आपको? मैं यहाँ पे आज TLM प्रदर्शनी है, यहाँ पे मैं अपना TLM लेकर आई हूँ, जो केमिस्ट्री का TLM है, और हमारा ये 11th क्लास का TLM है। ये चैप्टर 4 होता है केमिकल बॉन्डिंग। तो वहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ थियरीज है वहाँ पे, जो बच्चे मॉलिक्यूल्स विजुअलाइज नहीं कर पाते 3D में, तो उनके लिए ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये PSEBR थ्योरी पे बेस्ड है। सबसे पहले तो अगर हम इनको पूर्व ज्ञान से जोड़ें तो 10th क्लास में एक चैप्टर 4 होता है, जिसमें हम कार्बन एंड इट्स मॉलिक्यूल्स या एटम्स या कंपाउंड्स पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लिविस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऑक्टेट रूल्स पे बेस्ड है वो नियम। तो वहाँ पे क्या है कि 8 ही इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, तभी वो नियम हमारा फॉलो होता है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन जब हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, आगे हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ना कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। जैसे हमारा ये PCl5 का मॉलिक्यूल है और SF6 का मॉलिक्यूल है। इसमें क्या है, ये अगर मैं अष्टक के नियम के अनुसार देखूँ तो अष्टक के नियम में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसमें 8 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में। इसका मतलब है अष्टक का नियम यहाँ फेल हो गया। तो यहाँ पे हमारी एक और थियरी आती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उसके बेस पे हम ज्योमेट्री बताते हैं मॉलिक्यूल्स। तो हमने उसी बेस, उस मॉडल के बेस पर जो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री है, उसकी शेप्स क्या है वो बताई। अब यहाँ पे हमारा एक बेसिक चीज़ होती है, ज्योमेट्री और शेप में भी डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। कैसे? इस मॉडल के थ्रू हम ज्योमेट्री और शेप में भी डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। जैसे मैं बोलती हूँ, ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है।
वोल्टर का कंपाउंड है। तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर। तो इसमें क्या होता है, ये ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसकी शेप क्या है, शेप में हमारा क्योंकि लोन पेयर इंक्लूड नहीं होता, इसकी शेप हमारी बेंड। तो यहाँ पे बच्चे विजुअलाइज कर पाएंगे कि ज्योमेट्री और शेप में भी डिफरेंस है। तो ये हमारा ये मॉडल था इस पे BSc थेरेपी। मैडम आपका नाम क्या है और कहाँ से है मैडम आप? मेरा नाम बीना राजपूत है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शांति नगर एटा से हूँ। इसमें भौतिक विज्ञान प्रवक्ता के पद पर हूँ। मैडम आज गांधी स्मारक इंटर कॉलेज आई हुई है, तो क्या कारण रहा है और क्यों आई? यहाँ ये हमारी शिक्षण अधिगम सामग्री की प्रदर्शनी लगाई गई है राजकीय विद्यालयों के लिए। उसमें प्रतिभा करने के लिए अपने ये TLM मॉडल लेकर आई। क्या है मॉडल मैडम? मॉडल में जैसे हमने बताया है, ये है भौतिक राशियों के विमेय सूत्र। फर्स्ट ईयर क्लास के बच्चों के लिए शुरुआत यहीं से होती है कोर्स की। तो अगर बच्चे अपनी विमाएँ हर फॉर्मूले अच्छे से उन्हें याद होंगे तो आगे चल के उनको चीज़ समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए हमने ये मॉडल बनवाया है। क्रिएटिव अट्रैक्टिव तरीके से बच्चे हर चीज़ की विमा, हर भौतिक राशि की विमा सीख लेंगे और उसका फॉर्मूला, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है और उसकी विमा होती है L²। और राशियाँ आयतन की विमा है और उसका फॉर्मूला। ये सारी भौतिक राशियाँ मेन जिनका यूज़ होता है उन सभी के फॉर्मूले हैं। जो सदिश राशियाँ हैं, सदिश राशि में क्या क्या विशेषताएँ होती हैं उनके बारे में हम अच्छे से जान लेंगे तो उनको स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी ये सभी अच्छे से समझ सकेंगे। मैडम आजकल बच्चों के लिए पढ़ाई एक बोझ मालूम पड़ती है, तो क्या कारण है कि बच्चे इसको अच्छी तरह समझ सके, कैसे समझा सकते हैं? इसीलिए गवर्नमेंट का यही फोकस है कि पढ़ाई को क्रिएटिव बनाना है। बच्चों को इंटरेस्ट तभी आएगा, हम कुछ भी टॉपिक को लें उनमें अपने आसपास चीज़ों से वो कनेक्ट कर सकें। उसे अच्छी भाषा में समझाने के लिए TLM मॉडल्स पर विशेष फोकस किया जा रहा है। बच्चे को इंटरेस्ट लगेगा, वो टॉपिक को और अच्छे से समझेगा, इसलिए मॉडल्स को बनाया। मैडम आपका नाम क्या है और कहाँ से है मैडम आप? रीना कुमारी और मैं राजकीय हाई स्कूल मोहम्मद नगर बजेरा एटा से हूँ। आज आप गांधी स्मारक इंटर कॉलेज आई हुई हैं, तो क्या कारण है? सर आज यहाँ पे TLM प्रतियोगिता था, प्रदर्शनी थी, उसी में सबको बुलाया गया था तो हम लोग आए अपना अपना मॉडल लेकर। क्या मॉडल लाई हैं और क्या समझाना चाहती हैं आप? सर हम लोग भारत में धर्म और ये महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान और ये जल के 3 टॉपिक पे हम लोग ये TLM लेके आए हैं और इसके माध्यम से हम जैसे मैडम भारत में धर्म, इसका क्या मतलब है? इसके माध्यम से सर हम बच्चों को ये बताएंगे कि जो हमारा भारत देश है यहाँ पे केवल एक धर्म के लोग नहीं, कई धर्म के लोग रहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इस TLM के माध्यम से हम बच्चों को बताएंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे भारत में हिंदू धर्म की है और उसके बाद हमारे वहाँ इस्लाम, सिख, ईसाई, मतलब कई धर्म के लोग हमारे वहाँ हैं और फिर भी हमारे भारत में विविधता का होते हुए भी एकता का प्रदर्शन होता है और सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। इसके माध्यम से बच्चों को बताएंगे। महात्मा गांधी जी का भी आपने बनाया, इसके पे क्या कहेंगे आप? सर इस मॉडल के माध्यम से हम बच्चों को ये बताएंगे कि महात्मा गांधी कौन थे और उनका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जो देश के लिए उन्होंने चलाया, देश के लिए जो उन्होंने आंदोलन किया, उनका क्या योगदान था, जिसमें मुख्य आंदोलनों के बारे में जैसे कि घृणा आंदोलन हो गया और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन और चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, इन सब आंदोलनों के माध्यम से हम बताएंगे कि महात्मा गांधी का क्या रोल था भारत की आज़ादी में, राष्ट्रीय आंदोलनों में, एक प्रदर्शन करेंगे। जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की पदवी दी गई है, उसके बारे में कोई चर्चा तो करेंगे मैडम? हाँ सर, हम इस TLM के माध्यम से बच्चों को बताएंगे कि हमारे जो महात्मा गांधी हैं, जो उनको राष्ट्रपिता की उपाधि देगी क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के हित के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए और कारखानी कार्य किए। सर आपका नाम और कहाँ से है सर? मेरा नाम सुधीर कुमार, प्रवक्ता डाइट। आज गांधी स्मारक में TLM महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें 10 विषय के जो प्रतिभागी हैं उसमें पार्टिसिपेट किया है और जो इसमें से बेस्ट होगा टॉप 1 उसको मंडल स्तर पर भेजा जाएगा। जो टीचिंग मेथड में हम इसका यूज करेंगे TLM। सर TLM का मतलब क्या होता है? TLM जो टीचिंग मेथड को इजी बनाने के लिए है ना, टीचिंग मेथड को इजी बनाने, सरल बनाने जिससे हमारे छात्र अच्छी तरह समझ सकें। हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होता है जिसका हम शिक्षण के समय प्रयोग करते हैं। सर जैसे आज देखा जा रहा है छात्रों का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, उसके लिए क्या कहेंगे आप? सर आज के समय में क्या है कि प्रॉब्लम है कि बच्चों को हम व्यवहार से नहीं जोड़ पा रहे। जब तक हम शिक्षा को
व्यवहार से नहीं जोड़ेंगे तो फिर बच्चों का और छात्रों का शिक्षा में इंटरेस्ट हटता जाएगा और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो इसलिए अब जो इतने भी मटेरियल्स तैयार किए जा रहे हैं वो इजी तरीके से और बच्चे का शिक्षा में इंटरेस्ट बढ़े, क्लास में बच्चा रुके, इसके लिए शासन स्तर से और कक्षा स्तर से लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। सर जैसा कि बच्चे आज पढ़ाई को बोझ समझते हैं तो सरकार द्वारा ऐसा क्या किया जा रहा है कि वो इजी समझे और टीचर उनको समझा सकें? सर उसमें NEP 2020 में अभी जो ज़्यादातर वोकेशनल एजुकेशन में ध्यान दिया गया है और जो इनका ज़्यादातर हम बात करते हैं कि रोजगार पर शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। क्लास 6 से लेकर के और आपको जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है वो उस क्षेत्र में बच्चा जा सकता है और सरकार के द्वारा तरह तरह के जो चाहे बेसिक एजुकेशन हो, माध्यमिक हो या हायर हो, सभी में तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। सर इस तरह की प्रतियोगिता की जा रही है क्या? इस छात्र बता की योग्यता क्या है, किस में जाना चाहता है, ये कैसे आप पता करेंगे सर? ये बच्चे का इंटरेस्ट देखा जाएगा। 6 to 12 जब बच्चे 12th क्लास करके जाता है बच्चा सेल्फ डिपेंड हो जाता है और इतना समझ लेता है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, वैज्ञानिक क्षेत्र में जाना है, गणित क्षेत्र में जाना है या अपना टेक्निकल एजुकेशन को अडोप्ट करेगा किसमें, तो बच्चे पर डिपेंड करता है। ठीक है सर, आपका नाम? मेरा नाम GS राजपूत है। मैं जिला समग्र शिक्षा माध्यमिक एटा। सर आज गांधी स्मारक इंटर कॉलेज आना हुआ है तो क्या कारण रहा? जिला ये जो TLM प्रतियोगिता यहाँ प्रस्तावित की पहले से की गई थी, ये प्रतियोगिता है या प्रदर्शनी है, ये समग्र शिक्षा माध्यम के माध्यम से कराई जाती है। एक वर्ष में एक ही बार होती है और केवल इसमें हमारे जनपद में 25 राजकीय इंटर कॉलेज हैं, उनके टीचर्स ही प्रतिभा करते हैं। सर इससे बच्चों को क्या लाभ होगा? इस प्रतियोगिता से बच्चों को ये लाभ होगा क्योंकि जो शिक्षण की विधियाँ होती हैं उन विधियों में TLM का उपयोग किया जाए तो उनको किसी भी टॉपिक को सरलता से सुगमता से समझाया जा सकता है, ईजी गोइंग समझाया जा सकता है, जिससे बच्चा कमज़ोर भी है, जो टैलेंटेड होता है वो तो समझ ही लेते हैं, मीडियम क्वालिटी और जो वेरी प्योर बच्चे होते हैं इस TLM का हम उपयोग करेंगे तो ईजी गोइंग उनकी समझ में आ जाती है। जैसे सर आज सरकार की नीतियां जो बदल रही हैं छात्रों के प्रति, उस पर आप क्या कहेंगे? राज्य सरकार की जो नीतियां बदल रही हैं उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नीति आ रही हैं वो हमारे एक तरह से योजना आयोग में विशेषज्ञ होते हैं, वो इसको तैयार करते हैं। जो नीतियाँ नई तैयार की जाती हैं वो इस आधार पर निर्धारित होती हैं कि बच्चों के सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए, उस पर आधारित होती हैं। जैसे नई शिक्षा नीति हमारी 2020 आई है तो इसमें कुछ कंपोनेंट ऐसे आए हैं जिससे इनका विकास होगा। जैसे हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है, इससे करने के बाद हमें जॉब अच्छी प्रकार से नहीं मिलता है तो सरकार ने ये सोचा कि हमारी टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए। नहीं सर, इससे ये भी पूछना चाहूँगा मैं, जैसे आज सरकार की नीतियाँ हैं, आप बच्चे को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, तो क्या करें? टीचर की कैसे पढ़ा सकता है अपने बच्चों को कि वो बिना मारे, बिना चिल्लाए, बिना कुछ करे कि वो सीख सके? ये जो सरकार की, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनकी नीतियों में परिवर्तन आ रहा है और आप जैसा कह रहे हैं कि इनमें डांट नहीं सकता, डंडा नहीं मार सकता, ये नहीं कर सकता, तो इससे क्या है कि बच्चों में ये आता है कि हमें तो कंट्रोल कम होती है, एक तो कंट्रोल पावर कम हो जाती है। इसके साथ साथ बच्चे को इन नीतियों से अवगत कराया जाए कि हम जैसे आपको एक झापड़ मार देते हैं किसी बात को लेकर के तो वो आपकी अच्छाई के लिए, बुराई के लिए नहीं। हम डांटते हैं तो आपकी अच्छाई के लिए, लेकिन आजकल के कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो इसको बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ ही पेरेंट्स जिनको जागरूक नहीं है वो इससे नाराज़ हो जाते हैं और वो विद्यालयों के टीचर में विद्यालय में जाकर के कुछ उल्टा भी बोलने लगते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं, इससे तो सर छात्र के मन से टीचर का डर निकल जाता है, तो क्या करें? डर निकल जाता है, इससे बच्चे का नुकसान ही होता है। बल्कि बच्चे में भय रहना चाहिए कि हमारे सर हैं और जो कुछ बताएंगे, जो कुछ कहेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे या हमें चांटा भी मार देंगे तो हमारी अच्छाई के लिए होगा, ये सोच होना चाहिए। सोच को बदलने की आवश्यकता है। सोच आधुनिक युग में, ये आधुनिक बदलते हुए परिवेश में सोच है वो नेगेटिव ज़्यादा है। 100 में हम परसेंटेज देखें तो 60% नेगेटिव है और
40% पॉजिटिव है। तो हमें सोच को बदलने की आवश्यकता है इस संबंध में। जो सरकार की ये नीतियाँ आ रही हैं छात्रों के प्रति, क्या अच्छी हैं? जो नीतियाँ आ रही हैं, देखो सर, कोई भी नीति हो, चाहे कोई कंपोनेंट हो, समाज में आता है तो उसमें गुण और अवगुण दोनों होते हैं, डीमेरिट और मेरिट दोनों ही होते हैं। तो इसकी परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकती है, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है उसका ही इसको मान लेते हैं कि इसमें बुराइयाँ ज़्यादा हैं तो बुराई कहने लगते हैं किसी व्यक्ति के अंदर, अच्छाइयाँ ज़्यादा है 60% से ज़्यादा के तो अच्छाइयाँ कहने लगते हैं।